दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मल्टीबैगर स्टॉक में जो ट्रेड पाए जाते हैं, तो हमारे सामने जो चार्ट है कुछ इसी तरीके का। ये शेयर देख सकते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड में है। ये शेयर 2022 में 100 रुपए के आसपास था, फिर बहुत अच्छी रैली आई, 2023 तक 700 रुपए का पहुंच गया। लेकिन अभी बात करें तो अगस्त में 900 रुपए का हाई लगाया, फिर नीचे आ गया। दोबारा से ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। नवंबर में फिर 900 रुपए का शेयर प्राइस टच किया और फरवरी में भी काफी गिरावट हो गई थी, लेकिन काफी तेजी से रिकवर हुआ है। अभी दोबारा से 900 रुपए का लेवल को क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे शेयर देख सकते हैं कि 900 रुपए का लेवल ये क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैंने सोचा इस स्टॉक पे फर्दर रिसर्च करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे पीएनएल भी देख सकते हैं, जो कि मैं कहता हूँ कि एक मल्टीबैगर कंपनीज में पीएनएल हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। यहाँ पे 206 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू, 312 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू, 378 और 439, ये रेवेन्यू लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। इसी के साथ प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, 7 करोड़ रुपीस से बढ़ करके 21 करोड़ हुआ, अभी 26 करोड़ रुपीस का टीटीएम बेसिस पे भी मेंटेन है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आइसमेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड के बारे में, और आज इस वीडियो में इसका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस कंपनी में क्या चल रहा है। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, साथ ही साथ इसमें हर फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि काफी अच्छी बात है। चलिए दोस्तों इसको डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों अगर कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो ये काफी इनोवेटिव सॉल्यूशन देते हैं आपके रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में। अगर इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टमाइज फ्रीजर्स और चिलर्स ये बनाते हैं, जो कि डार्क स्टोर्स में यूज होते हैं। इसी के साथ ये कंटिन्यूअस पीयूएफ पैनल है, जो कि कोल्ड स्टोरेज बनाने में यूज होता है। इसी के साथ विजी कूलर्स है, जो कि बेवरेज और ग्रोसरी स्टोरेज में यूज होता है। इसी के साथ दोस्तों इनका काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है। अगर ये प्रोडक्ट की बात करें तो ये कोल्ड रूम्स और स्टोरेज बनाते हैं। इसी के साथ सोलर कोल्ड रूम्स भी है, जो ये 2018 से ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन भी बनाते हैं, जो कि वेरियस इंडस्ट्री में यूज होता है। इसी के साथ ये इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन पे भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट और अमोनिया रेफ्रिजरेशन पे भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आइसमेक रेफ्रिजरेशन के प्रोडक्ट के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। लेकिन अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी एनएसई में आपकी लिस्टेड है। मार्केट कैप इसकी 1370 करोड़ रुपीस की है। स्टॉक भी 53 का दिख रहा है। आरओसी भी काफी अच्छा है, 34% का है। आरओई 28% का दिख रहा है। इसी के साथ करेंट शेयर प्राइस 868 रुपए पे क्लोजिंग हुई है, और रिसेंटली इसने 984 रुपए का हाई लगाया, और इसके लो की बात करें तो 465 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों अगर इस कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने Q3 में 34% की YoY बेसिस पे काफी अच्छा नंबर रिपोर्ट किया। लेकिन यहाँ पे जो कंसर्न है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट 5% से डाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे काफी हायर कास्ट थी। मेनली इनका एम्प्लॉय और इंटरेस्ट की कास्ट काफी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट इम्पैक्ट हुआ है। तो दोस्तों चलिए इनका क्वार्टरली रिजल्ट पे एक नजर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका रेवेन्यू जो दिसंबर 23 में 82 करोड़ रुपीस का था, अभी 110 करोड़ रुपीस का इन्होंने रेवेन्यू किया है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा अब दिख रहा है, 5.22 का है, जो कि अभी बढ़ करके 6.03% का दिख रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मेन जो कास्ट है, यहाँ पे इंटरेस्ट की है, जो कि पिछले साल 66 लाख रुपए का इंटरेस्ट था, अभी 1 करोड़ 15 लाख रुपए का ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इसी के साथ डिप्रिसिएशन भी देख सकते हैं कि कितना तेजी से बढ़ा है। पिछले साल 1 करोड़ 3 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन था, अभी 2 करोड़ 15 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन हो गया है। हालांकि एब्सोल्यूट बेसिस पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है, 2.02 करोड़ रुपीस का था। लेकिन यहाँ पे अभी अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि पिछले साल ये रेवेन्यू 82 करोड़ रुपीस का था, अभी 110 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जिस हिसाब से बढ़ा है, उस हिसाब से नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा। तो दोस्तों हायर कास्ट की वजह है इनका न्यू बिजनेस सेगमेंट। यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यूअस पीयूएफ पैनल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग अभी स्टार्ट किया है, यहाँ से 1.8 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है। साथ ही साथ कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में भी 1.8 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है। लेकिन दोस्तों ये जो दोनों प्रोडक्ट है, ये पहले ट्रेडिंग करते थे, फिर इनको लगा कि ये प्रोडक्ट तो काफी अच्छा मार्केट में चल रहा है, क्यों ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया जाए, और कंटिन्यूअस पीयूएफ पैनल में इन्होंने 100 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया। हालांकि अभी तो रेवेन्यू आना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मुश्किल से 2 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया है। लेकिन जब हम कोई कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे खर्चे जो ऑलरेडी स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका मार्जिन इम्पैक्ट हुआ है। तो दोस्तों अगर इनके फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट पहले 9 महीने में 11.24 करोड़ रुपीस का है, जो कि पिछले साल फर्स्ट 9 मंथ पे 11.86
166 करोड़ रुपीस था। तो इसी वजह से पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 5% की प्रॉफिट के टर्म्स में डी ग्रोथ हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 167 करोड़ रुपीस का इनका काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। तो दोस्तों 167 करोड़ रुपीस के अगर ऑर्डर बुक को ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे कोल्ड रूम से 39 करोड़ रुपीस के ऑर्डर है। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन जो रिसेंटली स्टार्ट किया 30 करोड़ रुपीस का ऑर्डर है। इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट एंड रेफ्रिजरेशन में 9.75 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स हैं। अमोनिया रेफ्रिजरेशन की बात करें तो 29.4 करोड़। इसी के साथ कमर्शियल फ्रीजर एंड कंटिन्यूअस पैनल में 11 करोड़ रुपीस का और प्रोजेक्ट बिजनेस से भी 51 करोड़ रुपीस के ऑर्डर है। तो देख सकते हैं कि काफी हेल्दी ऑर्डर बुक्स है। तो दोस्तों अगर इनके ग्रोथ टारगेट्स की बात करें तो FY25 के लिए इन्होंने टारगेट दिया है कि 500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू करेंगे। साथ ही साथ FY28 में भी 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू का प्लान है। अगर इस फाइनेंशियल ईयर के EBITDA मार्जिन टारगेट की बात करें तो 9.5% का ये EBITDA मार्जिन ये मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम इनके एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे एक नजर देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर इनके TTM रेवेन्यू की बात करें तो अभी 440 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है, जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला क्वार्टर यानी मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट जैसे ही आएगा, जो कि ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, यहाँ पे 500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव करेंगे। साथ ही साथ EBITDA मार्जिन जो है 9.5% का ये मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अभी इंटरेस्ट कॉस्ट साथ ही साथ डेप्रिसिएशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए इनका मानना है कि थोड़ा सा नेट प्रॉफिट जो है इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि इन्होंने FY28 के लिए 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है, तो FY26 में जैसे ही रेवेन्यू रैंप अप होगा नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। तो दोस्तों आइसमेक पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप खुद से स्टॉक पिक कर रहे हो और अच्छा रिटर्न नहीं ला पा रहे हो तो आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको पर्सनली कुछ डिस्कस करना हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कांटेक्ट करने के लिए आप कोशिश ये करें कि व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। कॉल का अक्सर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, तो व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करेंगे तो मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए जो कि अभी काफी अर्ली स्टेज में है, लेकिन जैसे ही रेवेन्यू रैंप अप होगा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। तो दोस्तों अगर इनके करंट प्रोडक्शन की बात करें तो 120 मशीन पर डे का ये प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन फरवरी 2025 यानी पिछले महीने ही इन्होंने जो टारगेट रखा था 200 मशीन पर डे का टारगेट रखा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 200 मशीन पर डे का ये रैंप अप कर चुके होंगे। तो दोस्तों इन्होंने इस साल के लिए 500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू टारगेट दिया है, लेकिन अगर ये रेवेन्यू का ब्रेक डाउन करे तो प्योर पैनल से 25-30 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आ सकता है। कमर्शियल फ्रीजर से 12 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आएगा। इसी के साथ कोल्ड रूम से 250 से 280 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आ सकता है। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन की बात करें तो यहाँ से भी 200 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू और कुल मिलाकर के 500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू FY25 में ये अचीव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कंपनी के लिए काफी अच्छा माइलस्टोन FY25 में अचीव होगा। तो दोस्तों अगर कंपनी की इन्वेस्टमेंट और कैपेक्स की बात करें तो इन्होंने 100 करोड़ रुपीस का PUF पैनल फैक्ट्री में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इसी के साथ फ्यूचर कैपेक्स का भी प्लान है कि 150 करोड़ रुपीस का कैपेक्स ये आने वाले साल में करेंगे, जिसको ये अप्रैल मई में फाइनलाइज करेंगे, यानी अगले क्वार्टरली कॉन कॉल में हमें इसकी अपडेट्स मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर इनकी करंट प्रायोरिटी की बात करें तो ये काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो इन्होंने एक्सपेंशन किया है इसको पहले स्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि अभी इन्होंने एक्सपेंशन किया, अभी खर्चे काफी ज्यादा बढ़ गए। तो पहला इसका फोकस है कि प्रोडक्शन को रैंप अप किया जाए ताकि वहां से एडिशनल रेवेन्यू आए और थोड़ा सा बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सके। तो दोस्तों साथ ही साथ कंपनी एक ग्लोबल एक्सपेंशन पे भी काम कर रही है। तो इन्होंने US सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है, जो कि फाइनल स्टेज में है। तो यहाँ पे मानना है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये फाइनलाइज हो जाएगा, और जैसे ही ये फाइनलाइज होगा ये US मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों अगर इनके करंट टाइम में चैलेंजेस और आउटलुक की बात करें तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मार्जिन थोड़ा सा प्रेशर में है, क्योंकि यहाँ पे लोन्स की वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट और डिप्रिसिएशन बढ़ रहा है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा बैलेंस शीट पे एक नजर देख लेते हैं कि आखिर करंट टाइम में इनकी बैलेंस शीट में कितना डेट दिख रहा है। तो दोस्तों अगर इनकी बैलेंस शीट पे एक नजर डाले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्विटी कैपिटल और रिजर्व ऑलमोस्ट 110 करोड़ रुपीस का है, जहाँ पे बोरोइंग का लेवल 81 करोड़ रुपीस का है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्च 24 में सिर्फ 27 करोड़ रुपीस का डेट था, जो कि फर्स्ट हाफ FY24 में बढ़कर के 81 करोड़ रुपीस का हो गया। तो कह सकते हैं कि डेट ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। तो दोस्तों इतना बड़ा कैपेक्स इन्होंने किया है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने कोई इक्विटी डायलूट नहीं किया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि डेट 3 गुना हो गया। इसी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ गई है, और यहाँ पे इन्होंने असेट भी बिल्ड किया है, जैसा कि यहाँ पे CWIP में देख सकते हैं कि 52 करोड़ रुपीस का CWIP दिख रहा है, और जैसे ये असेट में कन्वर्ट हुआ है इस वजह से इनका डिप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है, जो कि फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो कंपनी ने बताया कि आने वाले 1 से 2 सालों में जैसे ही सेल्स बढ़ेगी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मार्जिन का प्रेशर बना हुआ है। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि कैश फ्लो पे अगर एक नजर डाले
तो ये बिजनेस में लगातार कैश जनरेट कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ ये कैपेक्स भी कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि 74.49% की एकदम कांस्टेंट बनी हुई है। एफआईज की कोई होल्डिंग नहीं है, लेकिन डीआईज ने भी इसमें स्टेक थोड़ा सा ले ली है। 0.58% की डीआईज इसमें होल्डिंग मेंटेन कर रहे हैं। इसी के साथ पब्लिक की होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ी हुई है, जो कि 24.93% की है। ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी ठीक ठाक दिख रहे हैं। 24,000 इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है, जो कि कांस्टेंट बने हुए हैं। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न तो काफी अच्छा दिख रहा है। मेनली होल्डिंग जो है प्रमोटर्स के पास है। हालांकि डीआईज की भी निग्लिजिबल सी होल्डिंग है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 25% पे मेंटेन है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो के की टेकअवेज की बात करें तो कंपनी में दो चीज हुई। एक तो ये कि पिछली साल इन्होंने काफी अच्छा कैपेक्स किया, जिसकी वजह से अभी इनका डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट काफी बढ़ गया। हालांकि रेवेन्यू में काफी अच्छा जंप देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट उस हिसाब से बढ़ नहीं पाया, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट हुआ है। मेनली वजह है कि इन्होंने नया प्लांट स्टार्ट करने के लिए फंड रेस किया और बोरोइंग की वजह से इंटरेस्ट का बर्डन कंपनी पे बढ़ रहा है। साथ ही साथ डिप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है। इसी के साथ इन्होंने नए प्लांट के लिए एम्प्लॉइज भी हायर किए हैं, जिसका खर्चा भी बढ़ गया, लेकिन रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में एक चीज समझने वाली ये है कि अगर कोई कंपनी कैपेक्स करे तो जरूरी नहीं है कि तुरंत वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी कभार के कैपेक्स करने के बाद रैंप अप अगर स्लो रहा तो कंपनी को टेम्परेरी बेसिस पे मार्जिन इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो आइसमेक रेफ्रिजरेशन, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके पता चल रहा है कि ये कंपनी काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। तो दोस्तों अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज की इंडस्ट्री में कंपनी का काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इसकी वजह से यहाँ पे बिजनेस में लगातार ग्रोथ हो रही है। हालांकि इंडिया की इंडस्ट्री की बात करें तो ये भी 11-12% से ग्रो कर रही है। और इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं कि क्विक कॉमर्स प्लेयर जैसे ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टापार्ट जो है कोल्ड स्टोरेज बना रही है ताकि अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर सके। तो उस वजह से भी इंडस्ट्री में काफी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो दोस्तों फ्यूचर तो काफी ब्राइट दिख रहा है, जो कि अगर कंपनी को आने वाले कई सालों तक होल्ड करे, जैसे कि कंपनी ने ऑलरेडी FY28 के लिए 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू टारगेट दिया है, उसकी वजह से ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉब्लम्स की बात करें तो अभी इन्होंने काफी बड़ा कैपेक्स किया है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा इम्पैक्ट हुई है, जो कि आने वाले समय में ये रैंप अप कर लेते हैं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी इम्प्रूव कर सकती है। तो दोस्तों जहां तक इन्वेस्टमेंट और रिकमेंडेशन का सवाल है, इसमें मैंने कोई अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ना ही क्लाइंट को रिकमेंड किया है। लेकिन दोस्तों आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है, कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस में रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।